कक्षा 9 के छात्र ध्यान देंगे। क्षितिज भाग 1 के अंदर अभी हम पाठ पढ़ेंगे चौथा यानी फोर्थ लेसन, सांवले सपनों की याद। इसके राइटर लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आप देखिए, पहले आपको गद्य के अंदर जो है गद्य भाग में आपको पहला लेसन दो बहनों की कथा हो गया। उसके बाद लासा की ओर मैंने बाद में आपके डाल दिया उपभोक्तावाद की संस्कृति, और चौथा लेसन गद्य में जो है सांवले सपनों की याद, और इसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। तो आप सबसे पहले देखिए इनका इंट्रोडक्शन यानी लेखक परिचय आप देखेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनई, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण लेख है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सांवले सपनों की याद देखिए, आपके पाठ जो है सांवले सपनों की याद। तो आप लेखक परिचय आपको ऊपर लेखक परिचय बताया कि प्रश्न में लेखक जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। बिहार के नालंदा जिले के नौनई राजगीर गाँव में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं तथा सक्रिय राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया। उन्हें हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार था। वे तीनों भाषाओं में अपना लेखन कार्य करते रहे। संघर्षरत आदमी तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर चर्चित डायरियाँ लिखकर इस विधा को अभिनव रूप भी दिया। पाठ का सार इस प्रकार से आपको इस पाठ का सार जो है सांवले सपनों की याद, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सांवले सपनों की याद ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण लेख है। लेखक के अनुसार सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक यानी पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और पूरा जीवन उसी में व्यतीत भी किया। वे पक्षियों की खोज में वनों से दूर तक भटकते रहते थे और कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ लेकर चलते थे। वे कहते थे कि लोग पक्षियों और प्रकृति को अपनी नज़र से अर्थात आदमी की नज़र से देखते हैं। ये उनकी भूल है। पक्षियों के मधुर कलरव का संगीत कभी समाप्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर आज भी जादू की तरह वृंदावन में गूंज रहा है। सालिम अली ने पक्षियों प्रकृति के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी योजना प्रस्तुत की, परंतु उनकी वह योजना पूरी नहीं हुई। सालिम अली पक्षी प्रेमी लॉरेंस के समान थे। बचपन में उनकी एयरगन से नीलेकंठ के गोरैया घायल होकर गिर गई। वह घटना उन्हें जीवन भर जिंदगी की ऊंचाइयों की ओर ले जाती रही, यानी कि वो पक्षी प्रेमी बन गए। प्रकृति और पक्षियों के संबंध में उन्होंने जो जानकारी एकत्र की तथा अनुभव प्राप्त किए वे उनकी व्यक्तित्व गरिमा के परिचायक माने जाते हैं। इसमें कुछ जैसे शब्दार्थ भी आए हैं। संकल्प करना, इरादा, जटिल यानी कठिन, पहली यानी रहस्य, यावर यानी घुमक्कड़ी जीवन, घुमक्कड़ स्वभाव, सुराग कहते हैं खोज को, शोख तेज तर्रार, छाली कहते हैं सुपारी को, परिंदे कहते हैं पक्षी, सैलानी यानी यात्री, पला यानी दूसरी जगह और चले जाना, जिस्म कहते हैं शरीर को, आबसारों यानी निर्भर। इस प्रकार के इसके अंदर बहुत सारे पाठ के अंदर वो भी आए हैं शब्दार्थ। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत के खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है।
इस हुजूम के इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरात और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांड बर्तन फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? कहने का तात्पर्य है कि आज श्री कृष्ण तो नहीं रहे, लेकिन वो जिस समय वृंदावन में जो अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे उसकी मधुर गूंज आज भी भक्तों को सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि सालिम अली ने जो अथक पक्षियों के परिंदों के लिए जो अथक प्रयास किया उसको कभी भुलाया नहीं सकता, मतलब उसको भी हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये पाठ जो है आप देखेंगे कि इसको अगले में है मिथकों की दुनिया में, यानी मिथ कहते हैं झूठों की दुनिया में। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे, मतलब 100 साल के होने थे, उसमें कुछ समय बचा था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनका शरीर ने उनके कमज़ोर कर दिया हो। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब कहने का मतलब उनकी आंखों की रोशनी, मतलब 100 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों की उम्र जो आंखों की रोशनी जो थी आसमान के अंदर परिंदों को उड़ते हुए देख लेती थी। उनकी आंखों की रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब आंखों की रोशनी वैसी की वैसी तेज थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर मतलब पक्षी वैज्ञानिक। लेकिन एकांश क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षिति तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नज़रों में कुछ ऐसा वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनकी जीवन साथी तहमीना है काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लंबे समय तक रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। लेखक कहना चाहता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे।
फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है मुझसे। ये आप देखो सालिम अली का जो है चित्र है, जिसके अंदर आंखों पे चश्मा चढ़ाए हुए, सफ़ेद दाढ़ी और बड़े ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिख रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे ज़्यादा जानती हुए सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनी रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतीक रूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में ही लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आप आंसर का उत्तर देंगे कि किस घटना ने बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीलेकंठ वाली गोरैया घायल होकर गिरी थी, उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। तब गोरैया आदि पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और पक्षी प्रेमी आकर के जो है पक्षी प्रेमी बने रहे। सालिम अली ने दूसरा क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि वे मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि D.H. लॉरेंस जो थे वो भी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपनी छत पर बैठकर गोरैया के साथ काफ़ी समय बिताते थे। इसी कारण लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। फ्रीडा का आशय लॉरेंस के पक्षी प्रेमी को स्पष्ट करना था, यानी लॉरेंस जो थे वो भी पक्षी प्रेमी थे। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? तो इसका आंसर है, आशय है कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही प्रकृतिमय हो गया था। उनका जीवन भी नैसर्गिक था। प्रकृति के प्रति भी वे नैसर्गिक बन गए थे। ख है अगला। ख के अंदर आप देखेंगे कोई अपने जिस्म के हरात और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो सीधा सीधा सा इसका अर्थ यह है कि जैसे टापू होता है समुद्र का, उसका सीमित आकार होता है, तो सालिम अली अपने कार्य क्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं थे। वे तो पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे और अपने कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो जो अनुभव प्राप्त किए उन्हें संजोया है, मतलब आपको अनुभवों से परिचित कराया। क्वेश्चन नंबर है, इसमें एक है वाला, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटना चाहे तो पक्षी सपनों के दोबारा कैसे गीत गा सकेगा? सॉरी, इसका आंसर ये है कि वह व्यक्ति यानी कि सालिम अली जो है पक्षी की गोद में पक्षी रूपी मतलब मौत के रूप में समा चुका है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन उनके दिल में तथा अपने शरीर की गर्मी उनके शरीर में डाल भी दे तो उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता। वे जन्मजात
प्रकृति प्रेमियों पक्षी प्रेमी थे। इसी कारण किसी और के दिल की धड़कन से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो आपका ये उत्तर मैंने ये बता ही दिया कि था सागर बनकर उभरे थे, तो वो सागर की तरह थे। और उसके बाद इन 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली का वर्णन, भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो भाषा शैली की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मिलीजुली भाषा का प्रयोग, या कह दो आप मिश्रित भाषा का प्रयोग। लेखक ने प्रस्तुत संस्करण हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों का मिलाजुला प्रयोग सशक्त भाव अभिव्यक्ति के अनुकूल है। दूसरा है सुगठित वाक्य योजना। तो आप कहोगे संस्मरण लेखन में शालिमणि ने व्यक्तित्व चित्रण आदि लेखक ने चित्रण आदि को लेकर लंबे और सुगठित वाक्यों का प्रयोग किया गया है। सुगठित का मतलब अच्छे शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, वाक्यों का। इससे वाक्य योजना भावना रूप दिखाई देती है। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तीसरा बिंदु आप बताएंगे अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग। भावाभिव्यक्ति एवं भाषा सौंदर्य वर्धन की दृष्टि से मुहावरे और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शैली विधान, तो आप कहोगे संस्मरण में मुख्यतः भावात्मक शैली अपनाई जाती है, वही अपनाई गई है, परंतु कहीं पर प्रश्न शैली, ललित शैली तथा आवेग शैली का भी प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कहोगे सालिम अली जो थे विज्ञानी, प्रकृति प्रेमी, सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था। वे हमेशा गले में या आँखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे, निरीक्षण करते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे और पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। वे अद्वितीय बर्ड वाचर भी थे, जिनको पक्षी विज्ञानी कहते हैं, और प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित भी रहते थे। सालिम अली वस्तुतः सरल हृदय के मानव थे और अपने लक्ष्य को लेकर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहे थे। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 7 है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद पर टिप्पणी कीजिए। तो आप देखेंगे इसका जो प्रश्न है, सांवले सपनों की याद सार्थकता पर टिप्पणी करेंगे। प्रस्तुत यहाँ ये कह सकते हो कि सांवले सपनों की याद संस्मरण में सालिम अली को जीवन भर सुनहरी पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वे प्रकृति, परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना नदी का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला दिया जाता था, क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे परिंदों की दूरबीन गले में लटका करके वहाँ पक्षियों को निहारते रहते थे। इसी कारण वे सपनों के मिथक बन गए हैं। अतः उन्हें लक्ष्य कर लिखे गए संस्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित और सार्थक है। ये शीर्षक रहस्यात्मक एवं जिज्ञासावर्धक भी है। रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन देखिए आगे। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यावरण बचाने और संरक्षण के लिए निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। नंबर 1, हरियाली बढ़ाने के लिए आसपास पेड़ पौधों का रोपण कर इस काम के लिए दूसरों को प्रेरित करें, खुद भी लगाएं और दूसरों को प्रेरित करें। दूसरी बात है वन्य जीवों एवं पशु पक्षियों, जैसे वन्य जीवों छोटे पक्षियों के लिए दाना पानी की यथासंभव व्यवस्था करें, परिंदे इत्यादि जो लगाते हैं वो लगाएं। तीसरी बात यह है कि यथासंभव प्लास्टिक की थैलियों में अन्य ऐसी दूसरी चीज़ों जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है का उपयोग नहीं के बराबर करें।
कूड़ा करकट घर के सामने या खुले में न फेंके, कूड़ेदान में ही डालें, गंदगी न फैलाएं, न फैलने दें। प्रकृति का जो आज अवैध दोहन खनन जो है रोकें, इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण के प्रति जन चेतना खुद भी जगें और दूसरों को भी जगाने का प्रयास करें। इस प्रकार ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में आपके आ गया पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्न। तो पाठ्य सक्रियता के प्रश्न जो हैं ये आप अपने आप कर लेंगे, इनको आप अपने हिसाब से। ये आपके हो गया। तो इसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और भी आगे। तो आप ये कहेंगे कि सालिम अली जो थे, सांवले सपनों की याद, ये आपको हमेशा याद रहेगा पाठ। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम सालिम अली को कहा गया है। और सालिम अली जीवन भर पक्षियों के जीवन का अध्ययन करने के लिए घुमक्कड़ों की तरह भ्रमण करते रहे। उनके मन में पक्षियों के जीवन की अनकही जिज्ञासाएं भरी रहती थी, जिन्हें निहारने के लिए वे सदा गले में दूरबीन लटकाए यावरी करते रहते थे। यावरी का मतलब घूमते रहते थे। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हो गया। इसके प्रश्न के शब्दों के शब्द देख लेंगे। गणना शब्द का अर्थ आता है बनाना, हुजूम का मतलब जनसमूह में भीड़, वादी यानी घाटी, सौंधी यानी सुगंधित, पला यानी दूसरी जगह चले जाना, नैसर्गिक यानी सहज स्वाभाविक, हरारत उष्णता या गर्मी, आबसार निर्जर झरना, मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, शोक का चंचल, सती का 100 वर्ष का समय। तो ये आपका आ गया। ये भी जाने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सालिम जब 12 नवंबर 1896 में हुआ और 20 जून 1987 में वे दुनिया से चल बसे। फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरे का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रस्तुत किया है। यानी इनके एक एयरगन से एक बार एक गोरैया मर गई, मतलब निशाने से, और उसी चिड़िया के गिरने से ये जो है पक्षी प्रेमी बन गए। D.H. लॉरेंस 1885 से 1930 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, अर्थात वो प्रकृति प्रेमी थी। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हो गया। आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने याद करेंगे और स्कूल में आकर के जांच करवा लेंगे। आपके इसके अंदर 4 लेसन हो गए कंप्लीट, 5वां है। अगला जो पाठ है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसी के साथ दूसरे वीडियो में